नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने बेसिक शिक्षा जगत में खलबली मचा रखी है और वो आदेश पिछले साल 1 सितंबर का है। उस आदेश में शिक्षकों के लिए जो कि टेट पास नहीं है उनको टेट पास करना कंपलसरी कर दिया गया। पूरे देश में इनकी तादाद है लगभग 10 लाख और उत्तर प्रदेश में ही 1.5 लाख से कहीं ज्यादा। शिक्षक परेशान हैं, वो उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, वो कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल करके देख चुके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन में उन्हें 1 साल की मोहलत और मिली, इसके अलावा कोई राहत नहीं मिली। अब उनके हितों की रक्षा करने के लिए आगे आए हैं अध्यापक राहुल पांडे जी। राहुल जी, स्वागत है आपका। वैसे राहुल जी को आपने 72,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी दूसरी चर्चाओं में देखा होगा, लेकिन आज ये अपने विचार इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रकट करेंगे, शिक्षकों के विकल्पों पर बात करेंगे और इन्होंने भी कुछ किया है उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। राहुल जी, क्या विचार है आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो अभी रिव्यू पिटीशन के बाद आया है? वास्तव में भैया, रिव्यू पिटीशन जो हुआ है जजमेंट, उस जजमेंट में सबसे बड़ी बात यह थी कि लॉर्डशिप ने कहा है कि किसी ने भी आरटी एक्ट सेक्शन 23(2) के पहले और दूसरे परंतु को चुनौती नहीं दिया हुआ है और आरटी एक्ट सेक्शन 23(2) का पहला परंतु ही अनिवार्य करता है न्यूनतम योग्यता सभी टीचर्स के ऊपर। और लगभग ये भी आप जान लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 10 वर्ष हो गया उसमें एक्सटेंशन आए हुए और लगभग 1.5 दशक बीत गया है वो आरटी एक्ट आए हुए, और इस तरह से आरटी एक्ट आने के बाद टीचर्स की कोई महत्ता नहीं रह जाती, महत्ता है बच्चों की। मतलब बच्चों को योग्य टीचर चाहिए। टीचर की नौकरी महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चों की शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर आया हुआ है जजमेंट रिव्यू का भी। और जो मूल जजमेंट आया था, मूल जजमेंट वास्तव में माइनॉरिटीज के मैटर पे था, लेकिन तमिलनाडु का प्रमोशन का मैटर नॉन माइनॉरिटीज वाला भी था, इसलिए सभी मामले एक साथ बंच होकर के जजमेंट आए थे और जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा है। लगभग 25 लाख टीचर इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि जो जजमेंट आया हुआ है उसको टीचर ने समझने का प्रयास सही से नहीं किया था और मैंने लगभग 6 महीना के परिश्रम के बाद आरटी एक्ट सेक्शन 23(2) के पहले परंतु को और दूसरे परंतु दोनों को चुनौती दिया हुआ है। उस पर बाकायदा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा गया है और उनसे 3 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है। ओहो, आपने खुद चुनौती दी है, ये तो बड़ा दिलचस्प आपने बताया। मतलब इसके दो हैं राहुल जी, इसके मतलब 2 हैं। एक, आप सुप्रीम कोर्ट के टेट आदेश से बिल्कुल सहमत नहीं है, आप चाहते हैं कि उस आदेश में बदलाव हो और टीचर्स को राहत मिले। दूसरा, मैं उस आदेश से सहमत नहीं हूँ, ये दूसरी बात है। मैं उस आदेश का इसलिए विरोध नहीं कर सकता हूँ कि जो वर्तमान में कानून है उस कानून के तहत वो आदेश आया हुआ है, उस आदेश में आप कमी नहीं निकाल सकते हैं। जो कानून है वर्तमान में उसके तहत वो आदेश आया हुआ है। मेरा प्रश्न उस कानून के ऊपर है कि वो कानून ही जायज नहीं है। मैंने उस कानून, उस एक्ट के पहले परंतु को मैंने चुनौती दिया हुआ है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय, हमारी अदालत जो भी हमारा कानून है उसकी ही व्याख्या करेगी, जो हमारा संविधान है उसकी ही व्याख्या करेगी। तो हमने जो चीजें टीचर के अगेंस्ट में है हमने उसको चुनौती दिया हुआ है। हम कभी न्यायपालिका के चुनौती कहाँ दी है? अब आप बताइए, आपने इसकी चुनौती कहाँ दी है? मैंने माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय में चुनौती दिया है, डिवीजन बेंच में, प्रॉपर चैनल से, क्योंकि आरटी एक्ट सेक्शन 23(2) का पहला और दूसरा परंतु आज तक कहीं भी चैलेंज नहीं है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या किया हुआ है, तो क्या है, एक बार जरा इस पर भी संक्षेप में प्रकाश डाल दीजिए। जी भैया, बात ऐसी है कि मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। आरटी एक्ट सेक्शन 23(1) आरटी एक्ट सेक्शन 23(1) कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब अभ्यर्थी की बात कर रहा है हमारा 23(1) आरटी एक्ट सेक्शन 23(1) कि उस केंद्र सरकार को यह पावर होगा कि वह एक अथॉरिटी नामित करेगी या अथॉरिटी बनाएगी, वही न्यूनतम योग्यता डिसाइड करेगी। और जिस दिन केंद्र सरकार अथॉरिटी नामित कर देगी या अथॉरिटी बना देगी उसी दिन से आरटी एक्ट लागू हो जाएगा। तो जुलाई अगस्त 2009 में आरटी एक्ट आया हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने एनसीटी को अथॉरिटी नामित किया था कि एनसीटी जो है वो न्यूनतम योग्यता बनाएगी।
और एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को न्यूनतम योग्यता बनाया कि टीचर की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होगी। अब इसी के साथ हम आपसे चर्चा करते हैं उसी आरटी एक्ट सेक्शन 23(2) की। 23(1) में न्यूनतम योग्यता बनाने की बात है, लेकिन 23(2) में यह कहा गया है कि ऐसे राज्य जहां पर की न्यूनतम योग्यता देने वाली या न्यूनतम योग्यता प्रदान करने वाली संस्थाएं नहीं उपलब्ध हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार न्यूनतम योग्यता में ढील दे सकती है। परंतु वही परंतु ही पहला परंतु है, परंतु ऐसे शिक्षक जो आरटी एक्ट के प्रारंभ में उन न्यूनतम योग्यता को नहीं ग्रहण किए रहेंगे या उनके पास नहीं रहेगा, उनको 5 वर्ष के अंदर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी। वो आरटी एक्ट सेक्शन 23(2) का पहला परंतुक है, प्रोवाइजो है, जिसको हम परंतुक कहते हैं। तो वही जो छूट थी, छूट तो न्यूनतम योग्यता में थी, लेकिन साथ ही साथ वो न्यूनतम योग्यता सबके ऊपर थोप दी गई, सबके ऊपर लगा दी गई। तो इस तरह से जब 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट लागू हो गया, केंद्र सरकार ने एनसीटी को नामित कर दिया, तो एनसीटी ने अपने 23/8/2010 के पैरा 1 में न्यूनतम योग्यता डिफाइन किया और साथ ही साथ पैरा 4 और 5 में कह दिया कि जो आरटी एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हैं या जो विज्ञापन आ चुके हैं, उनके ऊपर न्यूनतम योग्यता जो पैरा 1 में है वो लागू नहीं होगी। लेकिन उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। अच्छा, अब आप मुझे चलिए, आपने दोनों परंतु मान लिए। अब आप कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों बिंदुओं से आपको दिक्कत है और इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपने चैलेंज किया है हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, डिवीजन बेंच के सामने। हाँ, पहला बिंदु पहला परंतु 23(2) का है और दूसरा बिंदु 2017 में आया हुआ था एक्सटेंशन, जो कि 2015 से 19 तक के लिए बढ़ाया गया था। तो हम दोनों को हमने चैलेंज किया है। हमने बताया है कि चैलेंज किया है आपने, क्या कह के चैलेंज किया है? हमने चैलेंज किया है कि यह जो दोनों प्रोवाइजो है यह आरटी एक्ट सेक्शन 23(1) के विरुद्ध है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विरुद्ध है। अच्छा, क्योंकि कोई भी योग्यता बीच में हमारे ऊपर थोपी नहीं जा सकती है। अचानक हमारे ऊपर कोई योग्यता, आपने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए इसको गलत बताया। हाँ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेक्शन आरटी एक्ट सेक्शन 23(2) का पहला दूसरा परंतुक है, वह बीच में किसी के ऊपर योग्यता नहीं थोप रहा है, क्योंकि जिस दिन योग्यता थोप रहा है वह बता रहा है कि आपको तत्काल हटाया नहीं जा रहा है बल्कि 5 साल के अंदर आपको योग्यता प्राप्त कर लेनी है। या एक्सटेंशन में बोल दिया कि 4 साल और टाइम मिल रहा है, मतलब 9 साल का समय आपको मिल रहा है। इसलिए ये रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं है और किसी ने इसको चैलेंज भी नहीं किया हुआ है, ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए मैंने चैलेंज किया इसको। तो अब आप मुझे एक बेसिक सी बात बताइए राहुल जी, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, डिवीजन बेंच के आदेश को और उसके रिव्यू पर भी दिए गए आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। मैंने जजमेंट को चैलेंज नहीं किया हुआ है। जजमेंट तो जो कानून था आरटी एक्ट का सेक्शन 23(2) का पहला दूसरा परंतु उसके बिहाफ पे आया हुआ है, उसकी व्याख्या करते हुए आया हुआ है। तो सर्विस लाए होता है कि आप कौन सा बिंदु है, किस उसकी व्याख्या कहाँ तक हुई है। तो जिसकी व्याख्या हुई है, हमने जजमेंट नहीं चैलेंज किया है, हमने उस एक्ट के प्रोवाइजो को चैलेंज किया हुआ है। जब वो रद्द हो जाएगा तो उसकी व्याख्या तुरंत बदल जाएगी। तो आपने पार्टी बनाया है भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को या भारत सरकार को? मैं सीधा भारत सरकार को, एनसीटी को बनाया है और जो भी अथॉरिटी है मैंने उनको बनाया है पार्टी। और मैंने पार्टी बनाया क्यों, अब इस पे आप थोड़ा सा जाइए। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो मूल बहस हुई थी जनवरी, फरवरी, मार्च और 3 अप्रैल 2025 को, उस बहस के दौरान भी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो आरटी एक्ट लागू होने के पहले नियुक्त हो चुके हैं उनको आप राहत दे दीजिए। यह रिक्वेस्ट उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से किया हुआ था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून आपने बनाया है, राहत मैं दूं, समस्या आपने पैदा किया हुआ है, समाधान मैं करूं। तो उन्होंने ये बात तो आपने बड़ी रोचक बात आपने अंडरलाइन की। वाह जी। हाँ, तो
तो उन्होंने कहा कि हाँ आप समाधान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मुझे समझ में आएगा मैं कर दूंगा। तो उन्होंने क्या, सेवा 5 साल से कम शेष थी, जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची हुई थी, उन्हीं को संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए राहत दे दिया। लेकिन साथ में ये भी कहा कि उनको भी पदोन्नति पाने के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी, टीटी प्राप्त करना होगा। जिनकी सेवा 5 साल से कम थी, उन जिनको राहत दिया अटॉर्नी साहब की रिक्वेस्ट पर, उनको भी प्रमोशन में टीटी लगाया, लेकिन सर्विस के लिए राहत दे दिया। इसलिए मेरे मन में चल रहा है कि अगर अटॉर्नी साहब वही बात रिपीट कर देंगे तो हमें आराम से राहत दिलाने में सहायता मिल जाएगी, क्योंकि वो कानून मौजूद था। अब मैंने उस कानून को चैलेंज किया हुआ है, मैंने रद्द करने की मांग किया हुआ है। अगर अब हमारे फेवर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया साहब का जवाब आ जाएगा तो हमारे पक्ष में राहत मिल जाएगी। कितनी उम्मीद है आपको, कितनी उम्मीद है आपको? भैया हमने इससे भी कठिन कठिन मुकदमे लड़े हैं, इसलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं है। कुछ भी संभव है इस जीवन में। मतलब आपको लग रहा है कि ये आपका चैलेंज इस पूरे मामले की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है? हाँ, पहली बात भैया आप मेरी ये ध्यान दीजिए कि 3 साल का समय मिला हुआ है, अर्थात 31 अगस्त 2028 तक का समय मिला हुआ है। तो मैं किसी को टीटी परीक्षा देने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं किसी को टीटी की तैयारी करने से नहीं रोक रहा हूँ। जिनमें योग्यता है, जिनमें है, वो अपनी अपनी तैयारी करें, मैं किसी को बाधित नहीं कर रहा हूँ। हमारी लड़ाई तो उनके लिए है जो कि 31 अगस्त 2028 तक भी टीटी उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। मैं तो उनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। आपको आपको क्यों लगता है राहुल जी कि उनको वो उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे या उनको उत्तीर्ण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? जैसे भैया आप मेरी बात को समझिए, जिनकी सेवा 5 साल से कम शेष है उनको तो राहत दे दी गई। उनको तो बता दिया गया कि इनकी उम्र 57 साल से 62 साल या 55 साल से 60 साल है। अब इनके अंदर वो तैयारी करने की क्षमता नहीं है कि तैयारी कर पाएंगे। तो आखिर जिनकी उम्र 50 साल से 55 साल है, मैं कैसे मान लूं कि वो तैयारी कर लेंगे? अगर 55 साल से 60 साल 62 साल वाला नहीं कर सकता है, तो हो सकता है 50 साल से 55 साल वाला भी ना कर पाए। अब आप मुझे एक जैसे बात बताइए राहुल जी, ठीक है, हाँ। मैं आपका तर्क समझ गया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि इस मंच से जिस पर आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी जो लोग हैं, जी। उनका ये कहना है कि जब हमारा समायोजन रद्द हुआ, जब हमारी पक्की नौकरी को खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से, इसी टेट को आधार बनाते हुए, तब तो कुछ नहीं हुआ। हमको तो टेट कंपलसरी कर दिया गया और हम तो टेट पास करके भी समायोजित नहीं हुए। फिर हम तो टेट क्वालिफाई करके भी हमको मौके नहीं मिले। सवाल ये पैदा होता है भैया, जो शिक्षा मित्र हैं उनकी नियुक्ति हमारे सर्विस रूल से नहीं हुई थी। जो हमारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक नियमावली 1981 है, उसकी जो शर्तें हैं, रिजर्वेशन का रूल 9 है, और जो भी क्वालिफिकेशन रूल 8 है, जो भी एज का रूल 6 है, जो भी है उसका उन्होंने पालन नहीं किया था। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे प्रधान का रिजर्वेशन होता है, जिस गांव में प्रधान ओबीसी था वहां ओबीसी को सीट दे दी गई और एज की कोई छूट नहीं मिली थी, तमाम बातें रही हैं। तो वो हमारे सर्विस रूल से नहीं नियुक्त थे। तो सर्विस रूल से नियुक्त ना होने के कारण उनको हमारा रूल प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसलिए उनका समायोजन निरस्त हुआ। लेकिन जब एक बार उनकी नौकरी लग गई थी पक्की, तब तो उनके प्रति हाँ। सहानुभूति होनी चाहिए थी। उन्होंने सेवा भी तो लंबी दी। लेकिन अब वर्तमान की कंडीशन क्या है कि वर्तमान में टीटी भले क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उन्होंने टीटी क्वालिफाई कर लिया है तो हमारे रूल 8 के तहत वो आ गए हैं, हमारे रूल 8 के तहत योग्य हो गए हैं। लेकिन करंट में अब चयन का आधार एटीआरई एग्जाम भी है। एटीआरई एग्जाम में क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया है, तो उनको अब एटीआरई एग्जाम जब होगा उसको भी क्वालिफाई करके उसका भी मिनिमम जो मार्क है उसको भी प्राप्त करना पड़ेगा उनको। तो अब ये बताइए, जो सेवा करके ना आप राहुल जी, आप कह रहे हैं 50 साल से ऊपर वाला तैयारी कैसे करेगा टेट की? हाँ। सही बात है, हाँ। मैं समझता हूँ, सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ।
तो फिर ये बेचारे जो 20-20 साल से लगे हुए, ये कहाँ से ATRE की तैयारी कर लेंगे? हाँ हाँ, तो उनकी जो 50 से 62 की मैंने बात किया, उनके ऊपर कोई बीच में नई योग्यता नहीं थोपी जा सकती थी। वो बकायदा अकॉर्डिंग टू रूल नियुक्त हुए थे, उनके ऊपर कोई रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लाया जा सकता है नियम। जबकि शिक्षा मित्र की शर्तें ही शुरुआत से उनको एक संविदा के रूप में 1500 की नौकरी से जोड़ता था, बाद में धीरे धीरे मानदेय बढ़ता गया। वो पूर्णतया गवर्नमेंट के रहमों का करम कदम के ऊपर निर्भर हैं, वो सब कुछ पॉलिटिकली उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन टीचर्स जो हैं उनके ऊपर ये सब बातें नहीं लागू होती हैं। टीचर्स जो है बकायदा संविधान से और संविधान के अनुच्छेद 308 आज से गवर्न करता है, उससे प्रोटेक्शन पाता है। इसलिए हम इस बातों को यहाँ पे कहना चाहते हैं। शिक्षा मित्र को हम अलग दायरे में रखते हैं और टीचर को हम अलग दायरे में रखते हैं, दोनों को चलिए, एक दायरे में नहीं ये रखते। इस पे आपसे फिर चर्चा होगी। अच्छा है कि आपने इस बात को यहाँ पे इस चर्चा में, इस 1-to-1 बातचीत में स्पष्ट कर दिया है। और अब भैया एक हम आखिरी बताना सवाल। जी, हम्म, जी, जी, बात पूरी करिए। मैं बताना चाहूंगा, बॉम्बे हाई कोर्ट का माइनॉरिटीज का मामला रहा हो या मद्रास हाई कोर्ट का माइनॉरिटीज नॉन माइनॉरिटीज प्रमोशन का मैटर रहा हो या माइनॉरिटीज का अपॉइंटमेंट का मैटर रहा हो, मैंने सारे मुद्दे पर बहुत बारीकी से नजर रखा हुआ था। और बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, जो उसमें पार्टी थी, वो पार्टी जब वहां केस में प्रमति का हवाला दे के जजमेंट हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो जो वहां पार्टी था वो खुद नहीं गया था, एक अंजुमन निसाते तालीम ट्रस्ट जैसे लोग गए थे। और बाद में जब यहाँ फाइनल बहस शुरू हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि मैं खुद चैलेंज करूंगा बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट। उन्होंने खुद एसएलपी में चैलेंज किया है उसको, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि हम माइनॉरिटीज के ऊपर आरटी एक्ट लागू करेंगे, लागू करवाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक बच्चों को भी आरटी एक्ट के तहत शिक्षा पाने का अधिकार है। तो हमने सारे विषय बहुत बारीकी से नजर रखा हुआ है, हर कमेंट को मैंने अपने माइंड में रिकॉर्ड किया हुआ है, इसलिए मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ। चलिए, मेरी समझ शुभकामनाएं हैं आपको, और आपसे खुली चर्चा भी होगी, आपसे ओपन जी डिबेट भी भैया, होगी, जो दूसरे विषयों पर हुई है। और आपने इस विषय पर अभी तक जो किया है उसको बताने के लिए विस्तार से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, प्रणाम भैया।